के रूप में लंबे समय तक मौजूद रहे डॉक्टर बीपी अशोक जी, विशिष्ट अतिथि और जिला जज कंज्यूमर फोरम डिपार्टमेंट कुशीनगर सीमा जी, तीसरा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक जी, जिला पंचायत के सदस्य रामपुर कारखाना से ताल्लुक रखने वाले शंभू शरण कुशवाहा जी, बुद्धा पीजी कॉलेज कुशीनगर के प्राध्यापक डॉक्टर निगम मौर्य जी, शहीद रामचंद्र इंजीनियरिंग कॉलेज बसंतपुर कोसी के प्रधानाचार्य डॉक्टर स्वतंत्र यादव जी, गोरखपुर के शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्रीनारायण विश्वकर्मा जी, और जो आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं और बहुत ही दूरदर्शी सोच के भाई विष्णु जी, जो परिवर्तन द विजन इसके आप निदेशक हैं। मित्रों, अध्यक्ष होने के दो फायदे हैं। एक तो आप पहले के वक्ताओं की कही गई बातों में से ही सार तत्व को लेते हुए बेहतर तरीके से अपनी बात को परोस दें, और नुकसान ये है जिसका जिक्र अक्सर हंस के संपादक राजेंद्र यादव जी किया करते थे, कि तब तक आधे से ज्यादा श्रोता जा चुके होते हैं। लेकिन खुशी है कि आप में से अधिकांश लोग अभी भी मौजूद हैं, और ये काम तो बुजुर्गों का हुआ करता है कि वो सदारत करें, लेकिन क्रम इस बार उलट दिया गया है। और एक छोटा सा संस्मरण आपसे साझा करूं कि बिहार में श्री बाबू से भी अधिक समय तक जो मुख्यमंत्री के रूप में आज हैं नीतीश कुमार जी, तब वो नौजवान विधायक हुआ करते थे लोकदल के, और वो पहुंचे थे, बल्कि युवा लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष थे, जो बाद में जनता दल बना। चरण सिंह जी की, कर्पूरी जी की पार्टी हुआ करती थी, और वो हमारे अलौली आए थे। तो वहाँ एक प्रमुख होते थे, ब्लॉक प्रमुख कमला प्रसाद खिरहड़ी, बहुत सोच समझ रखने वाले व्यक्ति थे। तो उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि नहीं, आज जो है अध्यक्षता आपको करनी है। तो ये अतिशय स्नेह आप लोगों का कि अक्सर आप युवजन पर भरोसा करते हैं। मुझे बहुत खुशी है इस कुशीनगर आकर, और कोई आज से समझ लें कि 22 बरस पहले जब मैं मैट्रिक का विद्यार्थी हुआ करता था, और 22 बरस के बाद बिहार में पंचायती राज का चुनाव हुआ, हमारे यहाँ के मुखिया गजेंद्र जी थे, उन्होंने एक क्विज प्रतियोगिता आयोजित की। यही सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए सवाल पूछे गए, और हमारे ब्लॉक के अधिकांश पंचायतों के प्रतिभागी उसमें शामिल हुए, और फिर 8वीं, 9वीं, 10वीं की कक्षाओं के प्रतिभागी में जो प्रथम थे उनके बीच की प्रतियोगिता हुई, और उसमें मैं प्रथम आया। तो एक नॉस्टैल्जिया भी है। जिस तरह से हम लोग इतिहास बोध को आज बहुत विद्रूप होते हुए देख रहे हैं अपने देश में, जहां नायकों को खलनायक बनाया जाता है, कायरों को नायक के रूप में परोसा जाता है, वहां पर समग्रता में हमारे अंदर एक युगबोध हो, और ऐतिहासिक चीजों को पूरे परिप्रेक्ष्य में देखने का विवेक विकसित हो सके, उस लिहाज से भी इस कार्यक्रम का अपना महत्व है। यहाँ एक टेम्पलेट के रूप में गौतम बुद्ध को, महात्मा फुले को, सावित्रीबाई फुले को, मानव रत्न और इस देश की बहुतायत आबादी को मनुष्य के रूप में उसकी गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित करने वाले बाबा साहब को, और साथ में कर्पूरी जी को देख रहा हूं। एक निवेदन करूं कि आपका जो हमसाया सूबा है बिहार,
वहां के लेनिन कहे जाते हैं, अमर शहीद बाबू जगदेव, और उन्होंने भी समाज को बनाने का काम किया, शहादत दी और लोगों के अंदर स्वाभिमान पैदा करने का काम किया। अगला कोई कार्यक्रम हो तो उनका चित्र भी इस फहरिस्त में लगे। और उन्होंने आह्वान किया कि मैं जिस लड़ाई की बुनियाद रख रहा हूं उसमें पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। मैं समझता हूं कि 21वीं सदी के तीसरे दशक में वह तीसरी पीढ़ी आज देश दुनिया में और विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व करती हुई दिखाई पड़ रही है। और अभिभावकों से भी एक बात कहनी है, और हमारे देश में पेरेंटिंग की मुफ्त और जरूरी तालीम दी जानी चाहिए। और वह इसलिए कि बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में जो पारंपरिक किस्म की पेरेंटिंग थी, जहां आपको लगता था कि एकदम मार पीट के बच्चों को पढ़ाया जा सकेगा और जबरन विषयों को थोप कर जो हमारी अपूर्ण इच्छाएं हैं उसको पूरा करने का जरिया हम बच्चों को बना देते हैं और वो बच्चे अवसाद में भी जाते हैं। तो सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई या फिर प्रशासनिक सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, दुनिया इतनी ही सिमटी हुई नहीं है। अब किन्हीं को अगर वकालत के क्षेत्र में जाना हो, किन्हीं को अगर चित्रकारी में दिलचस्पी हो, किन्हीं को अभिनय के क्षेत्र में जाना हो, किन्हीं को पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ करने का मन हो, तो अभिभावकों को नहीं रोकना चाहिए। वसीम बरेलवी का एक शेर है कि हम ही इनसे उम्मीदें आसमां छूने की करते हैं, हम ही बच्चों को अपने फैसले करने नहीं देते। आप जरूर उनको अपनी मोहब्बत दें, अपना स्नेह दें, लेकिन जो उनको करना है उनकी अभिरुचि के अनुरूप उनके विषयों का चयन करने की छूट भी उन्हें हो। और इसके लिए जरूरी है कि शिक्षक, अध्यापक, जो अभिभावक और जो बच्चे हैं वो आपस में संवाद कर सकें और वो खौफ के साये में तो नहीं हो सकेगा। तो बच्चों को बहुत क्लियर साइकोसिस में रखने से भी उनका जो स्वाभाविक विकास है वो अवरुद्ध होता है। अब मेरे छोटे नाना जी डॉक्टर थे, आई सर्जन थे, बहुत प्रतिष्ठित थे, जामताड़ा झारखंड के इलाके में। दरभंगा मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की। मेरे पिताजी ने मैथमेटिक्स में एमएससी किया, एक एफिलिएटेड कॉलेज में लंबे समय तक पढ़ाया। अब मेरे नाना जी को 60 के दशक में एडवांस्ड मैथ्स में मैट्रिक में 100 में 100 अंक आए, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 100 में 98 आए। जो थियरी फिजिक्स और केमिस्ट्री में होती थी उसमें 78 में 79 फिजिक्स, 80 में 79 फिजिक्स में और 78 केमिस्ट्री में। और उनका रिकॉर्ड आज भी उसका कोई बराबरी नहीं कर पाया उस हाई स्कूल में। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि मेरी भी दिलचस्पी चिकित्सा के क्षेत्र में हो। जिसको नर्स ऑपरेशन थिएटर में जाने में जिसके हाथ कांपते हो और हॉस्पिटल जाने से डर लगता हुआ, तो एक बहुत ही बेकार डॉक्टर बनेगा अगर कंपीट कर भी गया रट के। तो 3-4 वर्ष मेरे उसमें जाया हुए। और जब हमने इंग्लिश लिटरेचर वगैरह की पढ़ाई शुरू की 3-4 वर्ष गंवाने के बाद, तो फिर पढ़ाई का स्वाद मिलने लगा। और मेरे लिए आरंभिक सफलता वही है कि जहां घबराहट होती थी कॉलेज को देखकर, लेबोरेटरी को देखकर, वहां मुझे आनंद मिलने लगा। तो इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम उनकी अभिरुचि को देखते हुए उनके मन का जो विषय है उनको पढ़ने दें। एक तो ये पहली बात आपसे मुझे साझा करनी थी। दूसरा यह है कि कोई भी चीज आप शुरू करें तो उसको बिल्कुल जड़ तक आप जाने और प्रदर्शन का दबाव आपके ऊपर नहीं हो। कोई बाध्यता तो है नहीं कि डिस्टिंक्शन मार्क्स आएगा तभी आप उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ पाएंगे।
इसलिए एक स्वतंत्र चेता मनुष्य के रूप में आप अपना योगदान आगे चलकर दे सकें और जो सिलेबस की चीज है उससे इतर भी आपके अंदर पढ़ने का एक स्वाभाविक शौक विकसित हो सके, आप चीजों को ऑब्जर्व कर सकें, आपका अप्रोच एनालिटिकल हो, आप रट्टूमल ना बने, आप विश्लेषण करने की दृष्टि भी अपने अंदर उभरने दें। और तभी मैं समझता हूं कि जो एक स्वतंत्र बौद्धिक परंपरा इस भारतवर्ष की रही है उसमें कहीं कुछ आप रचनात्मक योगदान दे सकेंगे। हर चीज क्यों ट्रांजैक्शनल होना चाहिए और बच्चों के प्रदर्शन को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़कर माता पिता को क्यों देखना चाहिए? वह आपके प्रदर्शन की चीज नहीं है, आपके कौतूहल की चीज नहीं है। तो दबाव मुक्त होकर पढ़ना है। और यह देश इतना बड़ा है और दुनिया में इतने अवसर हैं, अगर आप मनोयोग पूर्वक किसी भी विषय का अध्ययन करेंगे तो आपके सामने अपार अवसर हैं, बहुत से दरवाजे खुले हुए हैं। इसलिए इन चीजों के साथ साथ तीसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह कि जब हर चीज को आज राजनीति तय कर रही है तो आपके अंदर राजनीतिक चेतना भी निश्चित तौर पर हो। और आप देखें कि यह देश चलाने वाले लोग जो न तो संवैधानिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और न तो अखलाकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पढ़ाई करते हुए ही हमें यह भी तो देखना है कि यह जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है और इतनी अनियमितता है इसमें, तमाम तरह के सम्मेलन दुनिया भर में होते हैं उसको लेकर, और आपको कह दिया जाता है कि इतने पेड़ लगाइए आप। जहां जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही हो, जहां उद्योगपतियों के हाथों में सब कुछ नीलाम किया जा रहा हो, जहां 16 लाख करोड़ रुपये इस देश के गरीब वर्गों के टैक्स के पैसे वो उद्योगपतियों के दे दिए जाते हैं, माफ कर दिए जाते हैं और किसान आत्महत्या करते हैं, उस देश के इस तरह के हालात पर सोचना, तबसरा करना भी हमारा आपका काम है। और मूलतः जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वह आरंभ से सभ्यता के विकास से दो ही चीज पर निर्भर करती है, कृषि और पशुपालन। और दुर्भाग्य से एक किसान का बेटा हुआ चौधरी चरण सिंह, लेकिन उनको कभी संसद का भी सामना करने का अवसर नहीं मिला। तो जब तक कोई किसान का बेटा बजट नहीं बनाएगा तब तक इन वर्गों के हितों की अनदेखी होती रहेगी। और आज जो चुनाव इतना महंगा हो गया है, जिसमें अधिकार जब मिलने शुरू हुए, पहले तो आपको पोलिंग स्टेशन पर जाने तक की छूट नहीं थी, आप घर में ही आपका वोट हो गया आप जाइए। और अब जब लोग वोट डालने की स्थिति में हैं तो उनके हाथ से चुनावी तंत्र दूर खिसकता हुआ जा रहा है। आप जब तक चंदे देकर अपना प्रतिनिधि चुनते थे, जिताते थे, पूरी चुनावी प्रक्रिया में आपकी समान भागीदारी थी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस था, तो आपके हितों के लिए वो सदन में काम करते थे, कानून बनाते थे, बहस करते थे। अब चंदे उनको बड़ी बड़ी कंपनियों से, उद्योगपतियों से मिल रहे हैं, अब वो उनके इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं। इन सब चीजों पर भी मानस मंथन हमको आपको ही करना है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा कि बच्चे ज्ञान की प्राप्ति दरअसल 3-4 स्रोतों से करते हैं। एक तो अपनी मेधा से, दूसरा अपने अध्यापक से, तीसरा अपने साथ पढ़ने वाले सहपाठियों से, और चौथा वक्त बीतते बीतते जो उनके अपने हासिल अनुभव है उससे। इसलिए समग्रता में यह कोई 1-2 दिन की यात्रा नहीं है, आदमी जीवन भर सीखता है।
और जीवन भर तरह तरह के तजुर्बों को, आसपास की दुनिया को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए लगातार। मैं आप सबको इस आयोजन के लिए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। और जो अंबेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, आज जो हमारी बिखरी पड़ी ऊर्जा है उसको समेटकर और उसको एक दिशा में लगाते हुए एकताबद्ध तरीके से जद्दोजहद करने के जज्बे को कायम रखते हुए हम काम कर सकें, तो निश्चित तौर पर जो लोहिया सप्त क्रांति की बात करते थे, जिसमें नर नारी समता की पैरोकारी हो, कोई कमजोर मुल्क को कोई ताकतवर मुल्क नहीं दबाए, इसलिए साम्राज्यवादी प्रसार की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए संघर्ष हो, गोरे और काले का जो एक बड़ा ही मनुष्यता विरोधी प्रैक्टिस रहा है समाज में, उससे हम पार पा सकें और हमारे अंदर एक शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक एकता की भावना बलवती हो सके। कुशीनगर ऐसे भी प्रज्ञा की धरती है और हम लोग एनलाइटेंड लोगों को ही एनलाइटेंड करने को बहुत जरूरी नहीं समझते। जहां तक यह रोशनी नहीं पहुंच सकी है वहां हम जाएं, उनसे संवाद करें और हर हालत में करुणा को, अहिंसा को, प्रेम को और इस मूल्य को जीवित रखने की अपने अपने हिस्से की कोशिश कर सकें। तो मैं समझता हूं कि हम मनुष्यता की थोड़ी और सेवा कर सकेंगे। जो गालिब कहते थे कि बस की दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। तो संविधान के अंदर जो सबसे खूबसूरत बात मुझे लगती है वो यही कि उसमें व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। डिग्निटी के साथ हर किसी को जीने का अधिकार है और न सिर्फ जिंदा रहते हुए बल्कि दिवंगत हो जाने के बाद भी एक राइट टू डिग्निफाइड डेथ लाइफ के साथ साथ। तो हम लोग जीते जी जो कुछ कर सकें उसी में हमारा यकीन है और तभी तक हमारी बातों को, हमारे काम को मूल्यांकित किया जाएगा जब तक हम इस धरती पर हैं। इसलिए कुछ ऐसा करके जाएं जिससे कि हमारे आसपास की दुनिया थोड़ी और सुंदर हो सके। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप खूब मेहनत करें और बहुत मन से, बहुत चाव से, बहुत उसमें रम कर पढ़ें और देश दुनिया के बड़े बड़े फोरम पर आप पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप लोगों ने इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष श्री डॉक्टर जयंत जिज्ञासी जी को सुना। मैं बता दूं कि इस भारत रत्न